जय हिंद दोस्तों। A2B2 स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है वो डी फार्मा E1 और E2 दोनों ही ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स की क्लास होने वाली है। फिजिक्स के आज की क्लास में हम फिजिक्स के एक चैप्टर है आपका द्रव्य के सामान्य गुण। हालांकि इस चैप्टर के जो थ्योरिटिकल पोर्शन थे उसको हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा था पिछली क्लास में। आज की जो क्लास होने वाली है इसमें हम उसी चैप्टर से आने वाले जो आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप फिजिक्स के 2024 के प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको कंप्लीट वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। और हर एक चैप्टर का नाम हमने उस वीडियो के थंबनेल पर लगा रखा है, इससे आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको डी फार्मेसी इंटेंस एग्जाम की फुल प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो अवश्य ज्वाइन कर ले, ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको डेली क्विजेज कराए जाते हैं, लाइव टेस्ट कराए जाते हैं, जिसको देख करके अपनी परफॉर्मेंस को और भी बूस्ट कर सकते हैं। चलिए बाकी बातें बाद में, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, लैंपों की बत्तियों में मिट्टी के तेल के ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है। आप सभी ने लैंप देखा होगा, लैंप नहीं देखा तो आपने यहाँ पर मैं दिया बनाने का प्रयास करता हूँ। आपने दिया तो जरूर देखा होगा, दीप जिसे बोलते हैं आप हैं, ठीक है। तो आपने दीप तो देखा ही होगा। तो आपने देखा होगा दीप में आप एक जो है यहाँ पर एक लगाते हैं कुछ, जिस पर कि दिया जो है आसानी से जलता है, कुछ इस प्रकार, ठीक है। उसका लौ जो है इस दिखा दिखता है। तो इसमें जो आप लगाते हैं, जो भी यहाँ पर रुई लगाते हैं, कॉटन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो जिसमें जो तेल पड़ा हुआ है, इसमें जो दीप में तेल है, तो ये तेल कैसे यहाँ तक पहुँच पाता है, ठीक है, यही पूछा गया है। बत्तियों में तेल के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। तो क्या इसका कारण पृष्ठ तनाव है। देखिए पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पृष्ठ तनाव वह तनाव होता है जो कि किसी भी द्रव पर किसी पदार्थ द्वारा लगाया जाता है, एक बल है, ठीक है। जैसे कि अगर आप पानी में तेल की कुछ बूंदें डाल दें तो तेल जो है वो पानी की सतह पर ही रह जाता है, अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है। तो ये उसके जो तेल है उसके पृष्ठ तनाव के कारण होता है। वहीं अगर प्लावन बल की बात करें तो प्लावन बल जो है वो किसी वस्तु को अपने अंदर डूबने नहीं देता, अर्थात उसको तैरते रहता है। तो ये सब दो बल जो है ये आपके लैंप की बत्तियों का मिट्टी के तेल ऊपर चढ़ने का कोई कारण नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी दिख रहा है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बत्तियों में मिट्टी के तेल का परागमन यानी पराशर आप कह सकते हैं, या फिर इसको कहते हैं केशिकात्व के कारण कोई भी पदार्थ जो है, द्रव जो है, वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, आगे बढ़ता है। यहाँ पर बत्तियों में मिट्टी का जो तेल, मिट्टी का तेल हो या फिर अदर कोई भी तेल हो, सरसों का तेल हो, ठीक है, तो वो तेल जो है वो ऊपर चढ़ रहा है बत्तियों में। तो इसका कारण जो है वो है आपका परागमन, तेल का बत्तियों में परागमन, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन जैसे जैसे हम कराते आएंगे आपको और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर होते जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केशिकात्व के कारण कोई द्रव केश नली में ऊपर चढ़ेगा। ये तो आप जानते हैं। यदि स्पर्श कोण का मान कितना होना चाहिए। देखिए अगर स्पर्श कोण का मान न्यून कोण हो तभी ये पॉसिबल होगा। केशिकात्व के कारण कोई भी द्रव हो, ठीक है, द्रव में आपके कोई पदार्थ आ सकते हैं जो कि द्रव अवस्था में होता हो, तो वो केश नली में ऊपर चढ़ेगा। और अगर उसका कोण, स्पर्श कोण का जो मान है वो न्यून कोण हो, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी केश नली को द्रव में सीधा खड़ा किया जाता है। कोई केस नली है, केस नली मतलब समझ रहे हैं आप ना, आपने जब आपने प्रयोगशाला में केमिस्ट्री के गए होंगे तो आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया होगा, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पर आपने टेस्ट ट्यूब के अलावा परख नली क्या होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं। इसके अलावा केस नली क्या होता है, ये सब आपने देखा होगा प्रैक्टिकल वगैरह में, ठीक है। तो द्रव में सीधा अगर खड़ा किया है, कोई द्रव है, यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, इसमें आप केस नली को सीधे खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो केस नली में द्रव का ताल न तो ऊपर चढ़ता है और न ही नीचे उतरता है। तो स्पर्श कोण का मान क्या है। अब बताइए भैया, जब यहाँ पे द्रव पड़ा हुआ है, ये आपका द्रव है, अब इस पर आप केश नली को ऐसे खड़ा कर दे रहे हैं तो ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री खड़ा है ना। अगर ये ऐसे खड़ा है तो वो 90 डिग्री हो गया। अगर कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है तो वो 90 डिग्री पर खड़ा है। अगर वो ऐसे खड़ा हो गया, अगर उसका एंगल 45 डिग्री है तो वो 45 डिग्री पे खड़ा है। लेकिन बिल्कुल सीधा खड़ा है तो वो तो 90 डिग्री बोलते हैं ना। तो यहाँ पर 90 डिग्री आप आँख मूंद के लगा दीजिएगा, हालांकि आँख खोल कर ही लगाइएगा, क्योंकि ऑप्शन अगर बी की जगह सी या और कोई दब गया तो आपका एक अंक जो है कट जाएगा। तो आँख खोल कर लगाइए, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर पानी की सतह पर अंडे दे सकते हैं, परंतु जब पानी की सतह पर तेल डाल दिया जाता है तो मच्छर अंडे नहीं दे पाते। ऐसा क्यों होता है बताइए। देखिए मच्छर पानी की सतह पर अंडे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब बरसात के मौसम में पानी जब बरस जाता है, ठीक है,
तो कहीं कहीं सड़कों पर या फिर कहीं कहीं जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पर मच्छर जो है बहुत तेज़ी से पनपने लगते हैं। अगर आप उस पानी में जहाँ पे पानी रुका हुआ है, कहीं भी पानी अगर रुका हुआ है तो उसमें मच्छर जो है वो आसानी से पनप जाते हैं, क्योंकि पानी में उसका जो पृष्ठ तनाव है, मच्छर का जो अंडा देते हैं ना, तो वो उनके पृष्ठ तनाव के कारण पानी के पृष्ठ तनाव के कारण उस पर अंडे तैरते रहते हैं और मच्छर उस पर आसानी से पनप जाते हैं। लेकिन अगर आप उस पानी में कहीं भी पानी गिरा हुआ है, अगर उसमें थोड़ी सी तेल की मात्रा मिला दें, तो उस पानी का जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है, वो कम हो जाता है और यही कारण है कि उसमें मच्छर नहीं पनप पाते हैं। तो जल की पृष्ठ का जो है पृष्ठ तनाव घट जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। जल की श्यानता बढ़ जाती है, श्यानता बढ़ गई मतलब गाढ़ा हो गया। जल की पृष्ठ तनाव घट जाता है, ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि अगर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा तब तो मच्छर और भी आ सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपके कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए कैसे बताता हूँ मैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड व 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के घनत्व क्रमशः यहाँ पे दिया गया है, एक्स है, वाई है और जेड है, इसके द्वारा डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, इन तापों पर यानी इन्हीं टेम्परेचर पर जल के घनत्व का घटता हुआ जो क्रम है वो आपको बताना है। देखिए इतने इतने डिग्री पर जल के घनत्व जो है एक्स वाई जेड दिया है, यानी देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो दिया है वो एक्स दिया है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो दिया है वो दिया है आपका क्या, एक्स के बाद वाई दिया है, उसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आपका दिया है जेड। इस प्रकार आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब दिया गया है कि इन तापों पर जल के घनत्व का घटता हुआ क्रम। आप जानते हैं कि जल का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे मिनिमम होता है, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे घटता हुआ क्रम पूछा गया है, तो सबसे पहले जो होगा जल का घनत्व वो आप लिखेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सबसे पहले आपका आ जाएगा वाई। घटता हुआ क्रम पूछा है यानी सबसे बढ़ते हुए से घटता हुआ क्रम, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका मैक्सिमम मान हुआ। जल का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो सबसे पहले 4 डिग्री पे आ रहा है आपका वाई, तो सबसे पहले आप वाई रख दीजिए। उसके बाद वाई के बाद आपका क्या आता है, 4 डिग्री के बाद आपका आएगा वाई के बाद अगर जल के घनत्व का बात करें तो आपका आ जाएगा क्या, एक्स आ जाएगा, एक्स यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आप y के बाद x रख सकते हैं और उसके बाद आपका लास्ट में z बटा z रख दीजिए, y x z। यहाँ पे अगर ऑप्शन दिखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है आपका। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल का घनत्व मैक्सिमम किस पर होता है, तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश की बूंदों का गोलाकार आकार निम्न में से किसके कारण होता है। बारिश की बूंदों का गोलाकार आकार किसके कारण होता है, तो वो होता है आपका पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण। यह आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा। अगला आपका शुद्ध समय ज्ञात करने के लिए घड़ियों में प्रयुक्त बैलेंस व्हील का पदार्थ जो है किसका बना होना चाहिए, तो वो पदार्थ जो है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपका, इनवार। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों इनवार आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इनवार है क्या, तो इनवार जो है ये एक मिश्र धातु है और एक किस मटेरियल का बना होता है, तो ये आयरन, इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, Fe निकिल आयरन निकिल 36। ठीक है, ये इस इनवार जो मटेरियल है इसका केमिकल फार्मूला होता है। ठीक है, तो शुद्ध समय ज्ञात करने के लिए घड़ियों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका मतलब कि आप मैथ भी पढ़ते हैं। किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर, कोई वस्तु है उसको आप जल में डुबो रहे हैं तो इसके भार में 1/5 भाग कमी हो जाती है, वस्तु का घनत्व तो क्या होगा। देखिए एक वस्तु है, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर इसके भार में 1/5 भाग की कमी हो जाती है, यानी 1/5 का मतलब क्या हुआ, 1/5 का मतलब सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए टोटल जो ये मटेरियल था, जो भी वस्तु था वो कितना था, 1/5 नहीं था बल्कि 5 और 1, वो वस्तु 6 था। ठीक है, 6 था, लेकिन क्या हुआ जब उसमें जल में उसको डुबोया गया उसके भार में कुछ कमी हुई और उस वस्तु का घनत्व से पूछा गया है, तो टोटल वस्तु जो था वो 6 था और उसकी कमी कितनी हुई भार में, तो वो 1 की कमी हो गई। 1 की कमी होने पर वो वस्तु जो है वो बड़ा कितना 5 का बचा, लेकिन जो ये 1 है वही उसका 1 की कमी हुई, तो वही 1 जो है वो वस्तु का घनत्व हो जाता है। अर्थात देखिए यहाँ पर एक बार फिर समझिएगा, थोड़ा सा आपको लग रहा है डाउट हो रहा होगा, देखिए फिर से एक बार समझिएगा, 1/5 भाग की कमी हो जाती है। कोई वस्तु जो था उसको पहले मान लीजिए वस्तु जो था वो 6 का था।
ठीक है, 6 किलोग्राम मान लीजिए, 6 किलोग्राम का था। अब इसको जब जल में डुबाया है तो 6 से क्या हो जा रहा है, उसमें 5 हो जा रहा है वो वस्तु, ठीक है, 5 हो जा रहा है। पहले क्या था, 5 एक 6 था, लेकिन अब वो है जो कि 5 हो जा रहा है, एक की उसमें कमी हो जा रही है। तो वस्तु का घनत्व तो क्या हुआ, तो वस्तु का घनत्व जो है वही आपका 5 जो है वस्तु का घनत्व हो जाएगा यहाँ पे 5, क्योंकि टोटल वस्तु जो था वो 6 था। अब पानी में किसी वस्तु को अब डुबो रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, पानी भी जो है वो वस्तु पर एक बल लगाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई बाल्टी वगैरह में पानी भरा हुआ है, जब इसमें आप कोई मग वगैरह रखते हैं तो क्या होता है, वो अंदर डूबता नहीं है, बल्कि जो इसमें जल भरा हुआ है वो भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, ठीक है। यही कारण है कि वस्तु को पूरी तरह से अंदर डूबने नहीं देता है, या फिर वो आंशिक रूप से डूबेगा या फिर पूरा डूबता हुआ तैरेगा, लेकिन वो पूरा तक जो है नीचे तक नहीं सटता है। वो कभी भी पेंदी में जो है बाल्टी के नहीं सटता है, क्योंकि उसका भी एक घनत्व होता है वस्तु का, ठीक है। तो यही कारण है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। वस्तु का घनत्व कितना है, यही बी ऑप्शन 5 जो है वस्तु का घनत्व है, 5 वस्तु का घनत्व है। और टोटल वस्तु जो था वो 5 का 6 था, क्या था, 5 एक 6 था, लेकिन उसका जो एक जो है उसकी कमी हो गई जल में डुबोने पर, उसके भार में जो कमी हुई है वो एक की कमी हो जा रही है, ठीक है। 1 किलोग्राम अगर दिया होता, किलोग्राम में उसका कोई मात्रक दिया होता तो आप रख सकते थे, ठीक है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी की कमी हो जा रही है, तो वही एक जो है उसकी कमी हो जा रही है, और वस्तु का घनत्व तो 5 बचा, और टोटल वस्तु कितना था, तो वो 6 किलोग्राम का था, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला है, बर्फ का एक ब्लॉक जिसके भीतर कांच की एक छोटी गेंद है, जल भरे बीकर में तैर रहा है। संपूर्ण बर्फ पिघलने पर बीकर में जल का तल क्या होगा, बताइए। बर्फ का एक ब्लॉक है, बर्फ मान लीजिए बर्फ का एक टुकड़ा है, ये क्या है, ये टुकड़ा है जो कि बर्फ है, ठीक है, और इसके बीच में एक गेंद है। इसको गेंद को रख करके आपने कटोरी में जमा दिया, बर्फ बना दिया, ठीक है। जल भरे बीकर में तैर रहा है। अब इसको एक बीकर में रख दिया आपने, ठीक है, आपने इसको एक बीकर में रख दिया है जिसको जो कि जल भरा है। इसमें क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें तैर रहा है। तो जब बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाएगा तो बीकर में जो जल है, ठीक है, उसका क्या होगा, तल बढ़ जाएगा या घट जाएगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा। देखिए, आपने एक बीकर में जब कोई जल लिया हुआ है, अब इसमें अगर कोई वस्तु आप डालते हैं, कोई भी वस्तु हो वो, जब इसमें आप वस्तु को रखते हैं ना, अगर इसमें इस बीकर में एक्स्ट्रा जल है तो वो जल ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा। इस वस्तु को इसमें रखने पर अगर एक्स्ट्रा जल है तो वो नीचे चला जाएगा, अपने आप नीचे चल जाएगा, क्योंकि वस्तु भी कुछ स्थान अपना घेर लेगी, क्योंकि बर्फ़ पहले से ही अपना स्थान इसमें घेर लेगा। जैसे इसमें रखते हैं आप, इस बीकर में पहले से ही बर्फ़ स्थान घेरा हुआ है, तो ये पिघले या फिर न पिघले, उसका जो जल है उसमें है वो अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। और गल जाएगा वो पूरा बर्फ़, फिर भी उसका जो आयतन है जल का वो सेम ही रहेगा, क्योंकि उसमें आपने कुछ भी अदर से आगे से, ठीक है, बीकर में, अब बीकर है, इसमें आपने पानी भरा हुआ है और इसमें बर्फ़ भी रख दिया है, बर्फ़ भी है टुकड़ा, ठीक है। अब ये पिघल जाएगा तो क्या इसमें आप अलग से कुछ डाल रहे हैं, जो डालना था वो तो पहले ही डाल दिए हैं ना, तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन लगाएंगे आप, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। हाँ, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी एग्जाम में, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जल की बजाय साबुन के जो घोल है उससे अगर कोई कपड़ा धो रहे हैं तो वो आसान होता है, क्यों। जल से अगर कोई कपड़ा धो रहे हैं तो अच्छे साफ नहीं होता है, लेकिन साबुन के घोल से अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो वो कपड़ा धोना आसान हो जाता है। ऐसा देखिए इसलिए होता है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख जाएंगे, लेकिन इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो ये होगा कि जब आप जल के अलावा किसी साबुन से, घोल से अगर कपड़ा धो रहे हैं तो यह विलयन का जो पृष्ठ तनाव है वो कम कर देता है। जो विलयन है जिससे आप धो रहे हैं ना, अब पानी था तो उसका पृष्ठ तनाव अधिक था, लेकिन उसमें जब आप कुछ मिला दे रहे हैं इसी मटेरियल को जो उसका पृष्ठ तनाव कम कर दे तो वो कपड़ा आसानी से साफ हो जाता है। तो यही इसका कारण होता है। डी ऑप्शन जो है आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, बरसाती पर माँ की परत चढ़ाने से वह वाटरप्रूफ बन जाता है। माँ देखिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है इसलिए, जो आपका बरसाती जानते हैं, बरसाती यानी रेन कोट जो आप यूज करते हैं बरसात के मौसम में, तो उस पर एक पतली परत चढ़ाई होती है, और वो परत चढ़ाने से क्या होता है ना, उस पर जल गिरता है तो वो अपने आप नीचे गिर जाता है, उसमें चिपकता नहीं है। जैसे आपने अगर कोई कपड़ा पहना है, सूती कोई कपड़ा पहना है, सूती वस्त्र आपने पड़ा है, उस पर कोई अगर पानी गिरता है तो पानी को सोख लेता है, लेकिन जो बरसाती आपका होता है, यानी जो आपका रेन कोट होता है, रेन जो आपका कोट होता है ना, रेन कोट में क्या होता है,
इस पर अगर कोई पानी गिर रहा है तो वो पानी जो है, ये रेनकोट आपका हुआ, इस पर पानी की एक बूंद गिरी, वो पानी फिसल कर नीचे आ जाएगी, ठीक है। इस पर पानी टिकेगा नहीं, ये रेनकोट है, ठीक है। तो उस पर एक परत चढ़ाई जाती है। और परत क्यों चढ़ाया जाता है? इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि ससंजक बल का मान अधिक हो जाता है। ससंजक बल जो है उसका मान अधिक हो जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। किसी द्रव की बहुत सारी छोटी बूंद जिनकी त्रिज्या आर है, कोई भी जल है तो वो बूंद बूंद से मिलकर ही बना होता है। तो हर एक बूंद मान लीजिए उसकी त्रिज्या आर है। त्रिज्या क्या है? देखिए जल जो है एक बूंद इसका है, जल का एक ये बूंद है, ठीक है। अब इस अगर इसकी डायमीटर देखें तो मान लीजिए इसकी जो डायमीटर है वो है मान लीजिए डी, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या हुई वो आर हुई, तो वही आर बात किया गया है त्रिज्या की। हर एक बूंद की त्रिज्या होगी, वो बहुत सी त्रिज्या मिलकर के एक बड़ी बूंद बन रही है जिसकी त्रिज्या क्या हो रही है? आर। एक बूंद ये मिला, एक बूंद इससे और मिलेगा तो वो बड़ा बूंद हो जाएगा, एक बूंद इससे और मिलेगा तो और बड़ा बूंद हो जाएगा। तो बहुत सारी बूंद मिली तो उसका त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर हो जाता है, और वो उसका जो आयतन है वो कैपिटल भी हो जाता है, एक बड़ी बूंद बना रही है। यदि द्रव का पृष्ठ तनाव T है तो उत्सर्जित ऊर्जा क्या होगी? तो उत्सर्जित ऊर्जा जो होगी वो होगी आपकी 3VT कोष्टक में 1/r माइनस की 1/R। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सी ऑप्शन, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। हालांकि इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन ये सेम फार्मूला आपसे पूछा सकता है। एग्जामिनर आपसे ये फार्मूला पूछ सकता है क्योंकि ये फार्मूला जो है ये काफ़ी लोगों को याद नहीं हो पाता है आसानी से। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस फार्मूले को ज़रूर याद कर लीजिए आप सभी। दोस्तों अब हम कुछ पिछले साल में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि देखिए पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, एक झील पर तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी भार कितना होगा? यानी कि अगर एक झील है या फिर आप नदी भी मान लीजिए, उसमें एक इस्पात की जो है नाव जो है वो तैर रही है, तो नाव द्वारा कुछ जल तो हटाया जा रहा होगा। अगर आप पानी भरे हुए हैं, किसी एक बाल्टी है या फिर कुछ भी बर्तन है, इसमें अगर आप कोई बर्तन एक डाल रहे हैं तो वो बर्तन अगर उसमें आ गया तो एक्स्ट्रा पानी तो नीचे आ गया, तो उस पानी का स्थान इस बर्तन ने घेर लिया। उसी प्रकार इस झील में जो पानी था उसका कुछ जो आयतन है वो इस इस्पात की नाव ने घेर लिया। तो उसने कितना पानी विस्थापित किया? पानी जो है वो कितना, जैसे पानी गिर गया था ना, जो हमने अभी एग्जाम्पल बताया आपको, तो वो जो पानी निकला उसका भार कितना होगा? क्या नाव के भार के बराबर होगा? यानी जो आपने नाव, मान लीजिए आपने 5 किलो का नाव पानी में डाल दिया, तो क्या 5 किलो पानी भी उस निकल जाएगा उस बीकर में से, या फिर उस झील में से पानी जो है उस विस्थापित हो जाएगा, या फिर नाव के भार से ज़्यादा पानी विस्थापित होगा, या फिर नाव के उस भाग के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह के नीचे है, या फिर नाव के भार के बराबर होगा? बताइए, नाव के भार कम होगा या फिर बराबर होगा, या फिर यहाँ पे बी दिख रहा है नाव के भार से ज़्यादा होगा, या फिर सी होगा? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सभी, सी ऑप्शन ही होगा। यहाँ पे क्या होगा? नाव के उस भाग के भार के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह के नीचे है। मतलब वही हुआ कि आप जो नाव उस पर डाले हुए हैं ना, तो वो नाव कुछ इस प्रकार का आपका नाव होता है। इसका ऊपर का जो एरिया होता है नाव का, वो आप देखेंगे तो काफ़ी चौड़ा होता है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार चौड़ा होता है। लेकिन नाव का जो नीचे का हिस्सा होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। और उसके द्वारा कोई पतला सा एक इतना ही जगह जो है वो छेके होता है। तो नाव के भार के बराबर नहीं, बल्कि जो नाव के नीचे का जो एरिया है ना, उसके हटाए गए जल के बराबर उसका मान होगा, जो कि जल को हटा रहा है, विस्थापित कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो झील के पानी की सतह के नीचे है, ठीक है। नाव जो है उसकी सतह के नीचे जो पानी हटा रहा है उसकी भार के बराबर होगा, उतना जल वो विस्थापित करेगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास हो जाता है, भार में कमी हो जाती है। यह ह्रास कितना होता है? तो विस्थापित पानी के भार के बराबर। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी कि उसमें आप जो है पिंड को डाल रहे हैं, एक गोल पिंड है, ठोस पिंड है। अब इसको आप पानी में डुबा रहे हैं, पानी में आपने डाल दिया है, पानी यहाँ था, तो पानी में इसको डुबा रहे हैं ना, जितना पानी इसके डालने से बाहर आ जाता है बीकर से, वही उतना पानी के इसके भार के बराबर ह्रास हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि उस पिंड के भार के बराबर, नहीं, पिंड के भार के बराबर नहीं, बल्कि पिंड द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर उस पानी का भार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, उतना उसका ह्रास हो जाएगा, यानी भार में
कमी हो जाएगी। दोस्तों अगला देखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है। चांदी का विशिष्ट गुरुत्व जो है वो 11 है, तो लोहे का विशिष्ट गुरुत्व जो है वो 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे के सापेक्ष चांदी का सन्निकटन अपेक्षित घनत्व होगा। देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है, चांदी का गुरुत्व जो है वो 11 है और लोहे का जो है वो 8 है। पूछा क्या गया है प्रश्न में, कौन सा एक लोहे के सापेक्ष चांदी, लोहे के सापेक्ष चांदी, तो जिसके सापेक्ष पूछा है उससे उसको भाग दे देंगे। तो देखिए चांदी का तो 11 है और लोहे का कितना है 8 है, तो यहाँ पे भाग देंगे तो आपका आएगा 8 दून 8 एकम 8, एक बार जाएगा तो आपका 3 जो है वो शेषफल बचेगा। आप यहाँ पे एक दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे, 8 3 के 24 बार ले जाएंगे तो इसमें जब 24 घटाएंगे तो आपका 6 बचेगा। एक यहाँ पे 0 आप लगा देंगे तो 8 से फिर से भाग दीजिए तो 8 5 40, 8 6 48, 8 8 64, यानी कि आपका करीब 7 बार ले जाएंगे तो आ जाएगा, यानी 1.37 समथिंग आएगा, जिसको कि आप 1.37 को 1.4 लिख सकते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन जो दिख रहा है आपको ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए वहीं अगर यहाँ पे पूछ लेता लोहे के सापेक्ष चांदी का सन्निकटन अपेक्षित घनत्व पूछा गया है, आपसे पूछ देता चांदी के सापेक्ष लोहे का, तो वहाँ पे आप 8/11 करते। ठीक है, इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान को बढ़ाने पर गैस का दाब बढ़ जाता है क्योंकि उच्चतर तापमान पर क्या होता है। तापमान को जब बढ़ा रहे हैं तो गैस का जो दाब है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आप जब तापमान खींच कर बढ़ा रहे हैं तो तेज़ी से गैस उड़ने लगता है ना, तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा उच्चतर होती है। गैस जो होता है, जैसे आप अगरबत्ती देख रहे हैं जब सुलगा देते हैं घर में, तो वो कहाँ कहाँ घर के कोने कोने पहुँच जाता है, यानी कि उसके अणुओं में बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है, बहुत तेज़ी से वो फैलता है क्योंकि उसके अणु बहुत ही दूर दूर होते हैं। देखिए आप ये पढ़े होंगे, ठोस जो होते हैं, ठोस क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अणु एकदम पास पास होते हैं, आपस में सटे हुए होते हैं, कुछ इस प्रकार से सटे हुए होते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये ठोस होता है। वही द्रव क्या होता है, एक अणु यहाँ है तो एक अणु यहाँ है, यहाँ है, और यही अगर आपस में सट जाए तो ये ठोस बन जाए। लेकिन जो गैस होते हैं, एक अणु यहाँ है तो एक अणु यहाँ है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, बहुत दूर दूर इसके अणु होते हैं। यही कारण है कि ये गैस कहलाता है और ये काफ़ी तेज़ी से, इसकी गतिज ऊर्जा तेजी होती है, उच्च होती है। यही से ये आपके एक घर में सुलगा रहे हैं तो घर के दूसरे कोने तक भी इसकी खुशबू चल जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल पे आप ले सकते हैं अगरबत्ती की। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास लोहे की एक कील और उसी द्रव्यमान की लोहे की एक गेंद है। दिख रहा है ना, एक बार फिर समझिए। हाँ देखिए, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक लोहे की कील है, एक लोहे की कील हो गई भाई। ठीक है, उसके अलावा ये मान लीजिए कील जो है वो 1 किलोग्राम का है, तो उसी द्रव्यमान की यानी एक लोहे की गेंद भी है और ये भी जो है 1 किलोग्राम का है। पानी में दोनों को डुबा रहे हैं, लोहे की गेंद तैर सकती है लेकिन कील हमेशा डूब जाएगी। इसका कारण क्या है, देखिए 1 किलो का अगर कील बना रहे हैं तो कील जानते हैं पतला होता है, इसका जो आयतन है, इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम है। क्षेत्रफल जो है, कील देखिए ऐसे अगर गिरा रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल लंबे में है लेकिन पतला है, वहीं अगर ऐसे गिरा रहे हैं तो ये बहुत ही, इसका आयतन क्षेत्रफल बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर वो गेंद उसका बना दे रहे हैं तो गेंद देखिए इतना बड़ा बने चाहे इतना बड़ा बने, इसका तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है और यही कारण है कि कील जो है वो आसानी डूब जाता है और आपका जो गेंदा है वो तैरता है। यहाँ पर देखो आपको सी ऑप्शन दिख रहा होगा, कील पर श्यान बल अपेक्षाकृत अधिक होता है। श्यान बल मतलब, श्यान बल देखिए वह बल होता है जो किसी वस्तु को कुछ समय तक कह सकते हैं डुबाने का प्रयास नहीं करता है, यानी उसको तैरते रहने का जो है प्रयास करता है। देखिए ये क्वेश्चन पिछले कई साल बहुत बार पूछा गया है। बर्नौली प्रमेय या फिर बर्नौली सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक नियम पर आधारित है, या फिर कह सकते हैं बर्नौली सिद्धांत जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है। तो क्या बर्नौली प्रमेय द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है, संवेग संरक्षण पर आधारित है, कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है, या फिर ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो देखिए जो बर्नौली प्रमेय है, ठीक है, ये प्रमेय आपने 12th लेवल में पढ़ा होगा। ये प्रमेय जो है वो हमने भी पढ़ा था, जो कि हमें अभी तक याद है। ठीक है, बर्नौली सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किस एक नियम पर आधारित है, तो बर्नौली प्रमेय जो है वो है आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप इसको कर पाएंगे आसानी से। पूछा गया है कि 3 द्रवों के घनत्व D है, दूसरा 2D है और तीसरा 3D है। यदि तीनों द्रवों के जमीन आयतन मिलाए जाएं,
तीनों का आयतन अगर मिला रहे हैं, कहीं कर लीजिए तीनों को, ठीक है, घनत्वों को, तो परिणामी मिश्रण का घनत्व क्या होगा? परिणामी यानी उसका औसत पूछता है। तो देखिए भैया यहाँ पे डी कर लीजिए। आप कैसे निकालते थे बताइए? औसत किसी चीज़ का निकालना है तो कैसे निकालते थे? 2D कर दीजिए प्लस डी कर लीजिए प्लस 3D कर लीजिए। अब जितना है आपका 3 संख्या है, 3 से भाग दे दीजिए। तो D और 2D और 3D को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका टोटल 6D हो जाएगा। 6D में 3 से भाग दे दीजिए तो कितना आएगा? 3 दूना के 6, 2D बच जाएगा आपका। तो यही 2D जो है यही इसका परिणामी यानी औसत मिश्रण घनत्व होगा। 2D देख रहे हैं ऑप्शन में है? जी हाँ, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, औसत निकालना आपको आता होगा। जैसे कि 5 लड़के हैं, ठीक है, पाँचों का अलग अलग वेट है, ठीक है, 5 लड़के हैं, कोई 2 किलोग्राम का है, कोई 5 किलोग्राम का है, कोई 6 किलोग्राम का है, कोई 10 किलोग्राम का है, और एक मान लीजिए वो 20 किलोग्राम का है। अब पूछ लिया जाए कि अगर टोटल है लड़के, ठीक है, टोटल का अगर आपको औसत निकालना है कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे? टोटल्स को जोड़ देंगे और जितनी संख्या होगी टोटल को जोड़ देंगे। ऐसे करके 3 टोटल को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो उनकी संख्या होगी, कितनी संख्या थी? 5 लड़के थे तो 5 से भाग दीजिए, आपका यही औसत निकल जाएगा। तो आप जानते हैं अच्छे से। अगला प्रश्न है, लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल यानी जो आपका मिट्टी का तेल होता है किसके कारण ऊपर उठता है? तो ये तो आप ऊपर बता चुके हैं, अच्छे से आपको समझ में आ चुका है किसके कारण? केशिकात्व के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 8वें का यहाँ पर देखेंगे तो सी ऑप्शन, बत्ती में केशिका क्रिया द्वारा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ लोगों को यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी सही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे तो बत्ती से होकर तेल का विषरण नहीं बल्कि तेल से होकर बत्ती का विषरण होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बत्ती में केशिका क्रिया का। अब केशिका तो क्या है? किसी भी द्रव का नीचे से ऊपर चढ़ने की क्रिया जो होती है वो केशिकात्व कहलाती है। अगला आपका, गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्या ऑक्सीजन की कमी से कान का पर्दा जो है वो ख़राब हो सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है? भाई कान जो है पर्दा उसका, वो ऑक्सीजन की कमी से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ऑक्सीजन की कमी हो तो सीधे आप मर जाएंगे ना। उच्च वायुमंडलीय दाब, ये भी देखिए बी ऑप्शन जो है ये भी सही हो सकता है, लेकिन सी दिया गया है उच्च जल दाब, ये तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि पानी के अंदर जल जो है वो तेज़ी से आपके अंदर घुसने का प्रयास करेगा, आप पर बहुत चारों तरफ से फोर्स लगाएगा एक तरह से। ठीक है, तो उच्च जल दाब यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है? वर्षा की लगभग गोलाकार बूंद पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है पूछा गया है, लेकिन ये तो बिल्कुल सही है। पृष्ठ तनाव के कारण ही तो वर्षा का जल जो है वो गोलाकार गिरता है। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे केशिकीय उन्नयन, तो ये तो बिल्कुल सही है। ये भी आप कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव का परिणाम है। साबुन या डिटर्जेंट द्वारा मैल का दूर होना, तो आपने इससे रिलेटेड भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किया था कि पृष्ठ तनाव के कारण ही जो है पानी की जगह अगर आप किसी साबुन के घोल से कपड़ा साफ करते हैं तो बहुत ही आसानी से साफ हो जाता है, ये आपने ऊपर पढ़ा था। लेकिन किसी द्रव का प्रवाह ये तो किसी भी प्रकार से पृष्ठ तनाव संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन लगाएंगे आप आंख मूंद करके, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न था। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, हमारे द्वारा बताया गया हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर फिजिक्स की क्लास करा रहे हैं आप, बायोलॉजी क्लास नहीं ले रहे हैं। देखिए बायोलॉजी के लिए हमने आपके जीव विज्ञान को कंप्लीट कर दिया है। आपका एक जीव विज्ञान है और एक आपका वनस्पति विज्ञान आपको पढ़ना है। तो देखिए जीव विज्ञान हमने आपको कंप्लीट करा दिया, ये जीव विज्ञान का जो पोर्शन है वो स्टडी हमने आपको करा दिया है, इसका हर एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, अब आपको वनस्पति विज्ञान सिक्योर कराना है तो आपको जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए बायोलॉजी है उतना ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स केमिस्ट्री है। केवल आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के बलबूते एग्जाम को नहीं क्रैक कर पाएंगे, तो इसके लिए हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास दे रहे हैं रेगुलर। हाँ, फिर बायोलॉजी क्लास भी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, 1-2 दिन आपके वीकली में मिलती रहेंगी। हम वनस्पति विज्ञान आपको बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक आप इस जो हमने लेक्चर करा दिए हैं आपको, करीब 20 वीडियो लेक्चर आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पर, तो आप उन वीडियोस को देखिए, अच्छे से रिवीजन करिए। बहुत ही जल्द आपको इस वनस्पति विज्ञान से जो भी चैप्टर हैं, आपका पहला चैप्टर जो होने वाला है वनस्पति विज्ञान का वो है आपका सेल यानी कोशिका। तो बहुत ही जल्द आपको इसकी भी क्लासेस देखने को मिलने लगेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।